बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स आज आपकी डेमो क्लास है सीआरपीसी पे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 पे। ठीक है, मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से सबसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी ट्यूशंस की ऑनलाइन और ऑन कैंपस क्लासेस देते हैं। 0303753456 मेरा नंबर है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। डेमो क्लास आज हम आगाज करते हैं लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए कि डेमो क्लास जो है वो उसमें हम सीआरपीसी आपको पढ़ाएंगे। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा पढ़ाने का अंदाज जो है वो कितना मौसर है, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना जी, एन एक्ट टू कंसोलिडेट होता है कि उसको मजीद बेहतर बनाना, अच्छा करना, अमेंड करना, उसको तरमीम करके लॉ को तरमीम करके मजीद उसमें बेहतरी ले आना रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो उसने, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, उसने कहा है कि इस क्रिमिनल प्रोसीजर जो ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, हाँ, अगर अमेंड करनी पड़ी तो करेंगे, और अगर उसको यानी कि मजीद अच्छा बनाना पड़ा तो करेंगे। वो कैसे, मतलब अगर कल को कोई नई सिचुएशन आ जाती है, कोई नई यानी कि ऐसी सूरत पैदा हो जाती है, तो उसके लिए हम इसको कंसोलिडेट करने के लिए अमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्रिमिनल प्रोसीजर का जो लॉ है ना उसको बेहतर बनाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे है जी 22 मार्च 1898। इसकी ये है पासिंग डेट, ये आपने क्या करनी है, याद कर लेनी है। पासिंग डेट 22 मार्च 1898। ठीक है, प्रियम्बल में भी वही बात ऊपर वाली जो लिखी हुई है, ऊपर वाले मैंने रिपीट की है, इसको छोड़ते आगे चलते हैं। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, इसमें चैप्टर 1 जो है ये हमने पढ़ना है, क्योंकि आपके लॉ गेट के सिलेबस में जो दिया हुआ है, देखिए चैप्टर 1 सीआरपीसी, ये चैप्टर 1, 5, 7, 8 ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। ये आपका सीआरपीसी का सिलेबस है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 पे मैं आपको डेमो लेक्चर देता हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 कहता है जी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसकी बात करेगा। ठीक है, शॉर्ट टाइटल क्या कहता है, सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसको हम इसका शॉर्ट टाइटल मतलब कि इसका नाम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कहा जा सकता है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स, और ये वजूद में आ जाएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। मतलब कि यहाँ से आपको एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये 1 जुलाई को यानी कि फोर्स लागू होगा पूरे पाकिस्तान पर, फोर्स लागू होगा 1 जुलाई 1898। जब ये बना तो उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जब उस अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि ये 1 जुलाई को ना ये लागू हो जाएगा 1898 को। ये देखिए, इधर मार्च में बन रहा है, पास हो रहा है, लेकिन लागू कब हो रहा है, जुलाई में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक 5वें महीने, बनने के 5वें महीने बनने के बाद 5 महीने बाद ये क्या हो रहा है, ये यानी उस वक्त पूरे मुल्क पे ये क्या हो रहा था, लागू हो रहा था। मतलब कि इंडिया पर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया पर यह लागू हो रहा था। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। बना कब, एनेक्टमेंट कब हुई, मार्च में, 22 मार्च 1898 को, और क्या हुआ यहाँ पे, लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1898 को। ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, ये आपको इसकी कमेंसमेंट भी बता दिया और इसका शॉर्ट टाइटल भी बता दिया। आइए आप इस एक्सटेंड की बात करते हैं। अब सेक्शन 1 सब जो प्रोविजन उसकी 2 जो है उसमें ये है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। एक्सटेंड मतलब तो कि कहाँ तक लागू है, ये होल ऑफ पाकिस्तान पर लागू है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्री, nothing herein contained shall affect any special or local law new in force, or any special jurisdiction or power or conferred or any special form of the procedure prescribed by other law for the time being in force। मतलब उसने कहा है कि ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है, पूरे पाकिस्तान पर लागू है। यहाँ बात पर ये पॉइंट आप पर यानी कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उसने कहा है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक जो प्रोविजन जो है वो इधर इस सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन वो बात किसी स्पेशल या लोकल लॉ में बात की गई है, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा।
ठीक है ना, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ नथिंग हियर इन कंटेन्ड, इस लॉ में जो भी कंटेंट है वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई अगर बात मौजूद है प्रोसीजर के हवाले से, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। फिर सिर्फ और सिर्फ वही यानी कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को का जो प्रोसीजर होगा उसी को फॉलो किया जाएगा उसके मुताबिक। बात यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसकी डेट कमेंस, इसकी आगाज की डेट जो है, कमेंस कब शुरू हुआ, कमेंसमेंट डेट याद करनी है और पासिंग डेट याद करनी है आपने, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, साथ ही आपको सेक्शन पढ़ाया और साथ ही उसके एमसीक्यूज बना दिया। अब देखते हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द, कब ये कब होगा, 2nd डे ऑफ द जुलाई को, 5th डे ऑफ द जुलाई को, या फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई 1898 को, क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा है फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई 1898, ठीक है ना। तो लिहाजा इसका सी ऑप्शन ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें एमसीक्यू से एक और भी बन सकता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका नाम भी पूछ सकता है, वो आपने ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं, दूसरा एमसीक्यूज, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1898 पास्ड ऑन, पास कब हुआ, ठीक है, पास कब हुआ, ऊपर तो कमेंसमेंट डेट पूछ रही है, अब नीचे पास कब हुआ, तो वो हुआ जनाब आपका 22 मार्च को, 22 मार्च 1890, यहाँ पे 8 आना था, ठीक है, यहाँ पे 8, ठीक, 1898, तो ये इसकी पासिंग डेट उसने पूछ ली, ठीक है क्या। आगे चलते, इसका बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ रखा है। ये देखिए मैं ऊपर आपको लेकर जाता हूँ, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, आप भी पढ़ाया था मैंने 22 मार्च 1898 को, ठीक है। तो ये लिहाजा यहाँ पे भी मैंने 22 मार्च 1898 को आपको पढ़ा दिया। ये एमसीक्यू से आपको क्लियर हो गया, मतलब 2 एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिया। आगे चलते हैं, ये जो सेक्शन है ना 2 और 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन 2 रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 रेफरेंस टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अनदर रिपील्ड एनेक्टमेंट, इससे पहले जो 1898 का जो ये सीआरपीसी है ना, इससे पहले जितने भी लॉज हुए हैं 1882 के, 1872 के, 1861 के, ये वाले, उसके बारे में बताता है कि उसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ दफा, ताकि आपको यानी कि गो थ्रू हो जाएंगे। इन एवरी एनेक्टमेंट पास बिफोर दिस कोड, ये जो कोड हम पढ़ रहे हैं इससे पहले जितने भी एनेक्टमेंट पास लॉ बने हैं, कम इनटू फोर्स इन विच रेफरेंस इज टू मेड or to any chapter or section of the Code of Criminal Procedure 1861, 1872, 1882 or to any other enactment hereby repealed, जो रिपील हो चुके हैं, such reference so far as may be practical be taken to be made to this code or to its corresponding chapter or section, मतलब वो कितने भी यानी कि सेक्शन वो एक्ट जो है वो रिपील हो चुके हैं, उनको यानी कि इसके मुताबिक यानी ही बनाया जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। उसमें जो कुछ भी है वो अब रिपील हो चुके, अब सारा का सारा जो है वो क्या है, वो ये जो कोड है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके मुताबिक ही सारा का आपको कार्रवाई चलेगी। आगे चलते हैं, द एक्सप्रेशन इन फॉर्मल एक्ट्स, जो भी एक्सप्रेशन इन फॉर्मल एक्ट्स में थे, जैसा कि पहले था सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, अब उनको क्या कहा जाएगा, ये देखिए, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। पहले एक्ट्स में क्या था, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब क्या कहा जाएगा, ने इस कोड के मुताबिक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाएगा। और इसी तरह पहले ज्वाइंट सेशन जज पढ़ते थे, अब क्या पढ़ा जाएगा, सॉरी, अब पहले पढ़ते थे एडिशनल सेशन जज, आप क्या पढ़ देंगे उसको, ज्वाइंट सेशन जज, ज्वाइंट सेशन जज। देखिए ना आगे लिखते मैं पढ़ता हूँ, एंड एक्सप्रेशन ज्वाइंट सेशन जज शैल मीन एडिशनल सेशन जज, ASJ, एडिशनल सेशन जज उसको पढ़ेंगे आप। पहले ज्वाइंट सेशन जज पढ़ते थे, अब एडिशनल सेशन जज पढ़ेंगे। बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं जी, ये मैंने आपको, इसमें भी वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं डेफिनेशन वाला, ठीक है ना। ये आपकी डेमो क्लास स्टार्ट चल रही है, इसमें मजीद मैं आपको अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, ये आपका ये जो लेक्चर है ये CRPC का कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें करूँगा क्या कि आपको यानी कि बेरकबी भी पढ़ाऊँगा रोज़ाना इसी तरह, और साथ एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगा, और आपको एमसीक्यूज़ आपको जो करवाऊँगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड भी करूँगा। आपका रिटन टेस्ट भी लिया करूँगा, ठीक है? आगे चलते हैं डेफिनेशंस। इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। वो कहता है कि इस कोड में ये जो फॉलोइंग वर्ड्स बताए गए नीचे, ये वाले जो सारे ए आगे आ रहे हैं सारे, ये बी, इनका यहाँ पे जो मतलब बताया गया और यही मतलब होगा। हाँ, अगर किसी और एक्ट में बताया गया है मतलब, तो वहाँ पे उनका वही मतलब लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट में जो इसका मतलब है बताया गया, इसका वही मतलब समझा जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं जी। अब ए में बताया गया है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो है गवर्नमेंट एडवोकेट। मतलब उसने कहा है एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो गवर्नमेंट एडवोकेट। गवर्नमेंट एडवोकेट, और गवर्नमेंट एडवोकेट जो होता है उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। अब वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल, जहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं है या एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं है, सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। मतलब कि एडवोकेट जनरल से क्या मुराद है? एडवोकेट जनरल से मुराद इंक्लूड द गवर्नमेंट एडवोकेट भी है, और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल आर गवर्नमेंट एडवोकेट, सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। इस डेफिनेशन में, एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि एडवोकेट जनरल क्या होता है। एडवोकेट जनरल जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जो गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहलाता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट एडवोकेट जो है, एडवोकेट जनरल नहीं है, तो उसकी जगह पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी, वो जिस शख्स को भी अपॉइंट कर देगी, वो क्या होगा? एडवोकेट जनरल कहलाएगा। इससे एक बात और भी हमें याद होती है, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। अब मैंने साथ ही उसके एमसीक्यूज बना दिया। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो ए गवर्नमेंट एडवोकेट, or where there is no advocate general or government advocate, such officer as such officer as the provincial government from time to time appoint in this behalf। जैसे ही आपने नया ताज़ा सेक्शन पढ़ा, उसका साथ ही ताज़ा एमसीक्यूज बनाकर आपको हलवा बनाकर आपके पेश रख दिया, अब आपने खाना है। साथ इसका बी ऑप्शन ठीक है, क्या बी ऑप्शन सही है? इसका ये आ जाएगा बी ऑप्शन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है ना? ऊपर हमने इधर पढ़ा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट पढ़ा था, तो वही जनाब अब आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना बनाकर आपको दे दिया, ठीक है ना? उसका आप एमसीक्यूज बना के दे दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉइंट करेगी, ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। फेडरल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जिक्र नहीं इसमें होगा। आगे चलते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ये देखिए जनाब, बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में, ये बात पढ़ते वक्त बात आपने तवज्जो रखनी है। जो उसने कहा कि बेलेबल ऑफेंस जिसमें बेल हो जाती है, ऐसा ऑफेंस आपने किया लेकिन वो उसको बेलेबल एक नॉन बेलेबल होते हैं, वो बेलेबल होंगे जो सेकंड शेड्यूल में दिए होंगे, ठीक है ना? और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या किसी दूसरे लॉ के तहत वो बेलेबल हो, ठीक है ना? फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उस वक्त वो जून लागू हो। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन एनी अदर ऑफेंस, मतलब कि जो बेलेबल ऑफेंस हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में बता दिए गए हैं, वो तो बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल हो सकती है, आपने ऑफेंस किया आपकी जमानत हो सकती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस को इसके अलावा तमाम जो बेलेबल ऑफेंस के अलावा तमाम जो ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। उसने ये बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, उसके अलावा कोई भी, ठीक है ना? अब आप देख लेते हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं, इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन, कहाँ पे? सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में या फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल की बात की क्योंकि इधर आपने पढ़ा है, तवज्जो से पढ़ा था सेकंड शेड्यूल में। आर विच इज मेड अवेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। आगे चलते हैं इसके एमसीक्यूज, ये मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए, साथ एमसीक्यूज नंबर 4 हो गया। अब एमसीक्यूज नंबर आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन चार्ज की। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज इंक्लूड्स एनी यहाँ पे चलते हैं जी, चार्ज, ठीक है। चार्ज यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया डबल, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ।
ऐसे देखना, मैंने पहले ये देखिए, ये आना था यहाँ पे, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज मतलब कि कोई चार्ज वो आप पर चार्ज हो सकता है कि आपको मर्डर का भी चार्ज हो सकता है, चोरी का भी चार्ज हो सकता है, या किसी कोई भी ऑफेंस का चार्ज होता है, उसको चार्ज कहते हैं। मतलब कि आपने ऑफेंस कौन सा किया, इसका मतलब ये है व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन, तो वो हेड ऑफ चार्ज कहलाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपने वर्डिंग बहुत गौर से पढ़नी है। इंक्लूड्स, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज वो चार्ज कहलाएगा आपका। ठीक है ना, मतलब कि वो आपका जिसमें जो आपको चार्ज किया जा रहा है, आपने ऑफेंस किया, आप पर वो यानी कि चार्ज करके आपको यानी केस चलाया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। ठीक, ये देखें, अब इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। चार्ज इंक्लूड्स डैश when the charge contains more than one, क्या आएगा, हेड ऑफ चार्ज, लिस्ट ऑफ द चार्ज, ग्रुप ऑफ द चार्ज, हेड ऑफ द चार्ज। मैंने ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला, मैंने इसका भी एमसीक्यूज बना दिया ताकि अगर ये भी आ जाए पेपर में तो इसके भी आपको नंबर मिल जाए। ठीक, आगे चलते हैं जी। डी भी इसमें ओमिटेड है, रिपील है, और ए भी आगे एफ पढ़ते हैं। एफ क्या कहता है, कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है, कोग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है। कोग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कोग्निजेंस, हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। मैंने अब तो बताया कोग्निजेबल ऑफेंस होती है कि जिसमें पुलिस, आपने ऑफेंस किया, आपको पुलिस जो है विदाउट कोर्ट के वारंट लेने के बगैर यानी कि आपको अरेस्ट कर सकती है, इसको कहते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। अब कोग्निजेबल ऑफेंस को हम पढ़ते हैं कि बेल एक्ट क्या कहता है। कोग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर एंड कोग्निजेबल केस, कोग्निजेबल ऐसा कोग्निजेबल केस हो जिसकी या ऑफेंस हो, मींस अ केस, मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर, केस, यहाँ पे केस आना था, अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर, जिसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल जो हमने ऊपर पढ़ा था कि बेलेबल होते हैं, और बेलेबल ऑफ, ठीक है, सेकंड शेड्यूल आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ पे विदाउट वारंट यानी कि वो अरेस्ट कर सके कि जिसने ऑफेंस किया हो, उसको क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ये आपने याद रखना है। सेकंड शेड्यूल में उसने कहा है कि इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल, इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज साथ ही पढ़ लेते हैं। cognizable offense, cognizable offense, cognizable offense mean an offense for the time for offense for or cognizable case, ठीक है, means a case, means a case, means a case in which a police officer, जिसमें पुलिस ऑफिसर बात हुई, में इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के मुताबिक क्या कर सके, वो अरेस्ट कर सके, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स अरेस्ट विद वारंट, विदाउट समन्स, और विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, विद वारंट, विदाउट समन्स। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इधर इधर विदाउट वारंट पढ़ा था, अरेस्ट विदाउट वारंट, तो क्या आ जाएगा, अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट, ए ऑप्शन ठीक है जी, ठीक हो गया। ये इस तरह से ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका भी एमसीक्यूज बन सकता है, आपने तवज्जो रखनी है। ठीक है ना, अगर मैं एक एक करवाऊँ बनाकर वो बहुत लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा, लिहाजा आपको समझाना और आपको उसकी प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं साथ साथ बेरक भी समझा रहा हूँ और साथ साथ उसको आपको बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज कहाँ से बन सकता है, और एमसीक्यूज बनाकर भी बता रहा हूँ कि इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये मैं 1 मिनट और रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, उसके बाद में इसको वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है जी। कंप्लेंट, कंप्लेंट मींस, कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट मींस द एलिगेशन, वो इल्जामात, ठीक है ना, मेड जो लगाए जाते हैं ओरली या इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट, आपने मजिस्ट्रेट को एक लिख कर किसी के खिलाफ क्या कर दें, कंप्लेंट कर दी, ठीक है ना, एलिगेशन लिख कर with a view to his taking action, कि वो एक्शन लेगा अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, चाहे वो नोन हो, आप उसको बारे जानते हो या ना जानते हो,
हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जिसने ऑफेंस कमिट किया हो, ठीक है ना, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, लेकिन कंप्लेंट में क्या शामिल नहीं है, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है, रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है। मतलब कंप्लेंट आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे, किसको करेंगे, मजिस्ट्रेट को करेंगे, ठीक है ना, आप कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को करेंगे, ठीक है ना, आप चाहे बंदा जिसने ऑफेंस किया वो आपको मालूम हो उसके बारे में या ना हो, ठीक है, आप और ओरल भी हो सकती है और वर्बल भी, ओरल करेंगे तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि आप इसको लिख कर दे दें, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगी इसमें जो एंड पे हमने क्या, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, इसमें शामिल नहीं है कंप्लेंट में। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके एमसीक्यू लेते हैं। द कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली आर इन राइटिंग टू आ किसको, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जिला नाजिम, मजिस्ट्रेट, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जाती है, ना पुलिस को की जाती है ना जिला नाजिम को की जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, ठीक है। तो विद अ व्यू टू टेकिंग दिस एक्शन, पूरा पढ़ लेते हैं एमसीक्यूज अंडर दिस कोड, that some person whether known or unknown he has committed an offense but it does not include the report of the police officer, ठीक है। यहाँ से भी एमसीक्यूज आपका बन सकता है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, ये भी आपने, और मेरा ख्याल ये आया भी है पेपर में, ठीक है, पिछले पेपरों में। आगे चलते हैं जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। चलें जी, अब मैं मेरा ख्याल में अभी मैं आगे हूँ, और भी बहुत कुछ है, सारा कुछ मैं आपको एक ही लेक्चर में, ये डेमो लेक्चर था एक्चुअली सारा, तो अभी 20-21 मिनट का ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए अगर मैं इसको और मज़ीद लंबा करता हूँ। तो ये इतनी डेमो क्लास जो है ना वो आपको यानी काफ़ी है, अगर आपको मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का अगर समझ आया होगा तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर लेंगे, अदरवाइज़ आप भी इसको घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ट्यूटर एक स्किल्ड पर्सन आपको पढ़ाएगा और कम वक्त में आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करवा देगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। वक़ार अहमद अफरीदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।